दोस्तों, बॉलीवुड मूवी लाल सिंह चड्ढा कई वजहों से आजकल सुर्खियों में है और इसकी एक वजह यह भी है कि ये हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप की रीमेक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में फॉरेस्ट गंप मूवी की समरी जानते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है तो हम फॉरेस्ट गंप को एक बस स्टैंड की बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी फॉरेस्ट के बगल में एक महिला आकर बैठ जाती है। फॉरेस्ट उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बोर करने लगता है। वह महिला के जूतों के बारे में बात करता है और उस महिला को अपने सबसे पहले जूतों के बारे में बताता है जो उसकी माँ ने उसे दिलवाए थे। सीन चेंज होता है और फॉरेस्ट अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जहां दिखाते हैं कि फॉरेस्ट को चलने में दिक्कत होती है और उसकी माँ उसे एक ऐसे सपोर्टिव शूज दिलवाती है जिससे फॉरेस्ट चलने लगता है। उसकी माँ फॉरेस्ट से कहती है कि ये शूज उसे दुनिया की सैर करवाएंगे। अगले सीन में फॉरेस्ट की माँ उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाने लेके जाती है, जहाँ प्रिंसिपल फॉरेस्ट को एडमिशन देने से मना कर देता है क्योंकि फॉरेस्ट दूसरे बच्चों से कमजोर होता है। फॉरेस्ट की माँ प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है, तब प्रिंसिपल फॉरेस्ट को एडमिशन देने के बदले उसकी माँ से संबंध बनाने को कहता है। अगले सीन में प्रिंसिपल को फॉरेस्ट के घर से निकलता हुआ दिखाते हैं और फॉरेस्ट को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। फॉरेस्ट बताता है कि वो ग्रीनबो शहर में रहते हैं। घर में काफी कमरे हैं जिससे उसकी माँ ने किराए पे दे दिया है, जिससे उसका और उसकी माँ का गुजारा चलता है। अगले सीन में फॉरेस्ट के स्कूल का पहला दिन होता है और उसे स्कूल ले जाने के लिए एक स्कूल बस आती है। फॉरेस्ट को इस स्कूल बस में अपने बगल में कोई नहीं बैठाता है। तभी फॉरेस्ट उस महिला से कहता है कि वो काफी कुछ भूल गया है, पर उसे वह पल अच्छे से याद है जब उसने दुनिया की सबसे मीठी आवाज सुनी थी। और दिखाते हैं कि एक लड़की फॉरेस्ट को उस बस में अपने बगल में बैठने को कहती है। फॉरेस्ट कहता है कि उसकी माँ के अलावा आज तक किसी ने उससे बात नहीं की थी, पर फॉरेस्ट और वो लड़की स्कूल पहुंचने तक पूरे रास्ते बात करते आए थे। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेनी और फॉरेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो साथ खेलते, साथ पढ़ते और खूब मजे करते थे, पर जब घर वापस जाने की बात आती थी तो जेनी फॉरेस्ट को हमेशा रोका करती थी। फॉरेस्ट कहता है न जाने किस वजह से जेनी अपने घर नहीं जाना चाहती थी। फॉरेस्ट जेनी को अपना सबसे प्यारा और इकलौता दोस्त बताता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फॉरेस्ट और जेनी कहीं जा रहे होते हैं। तभी कुछ बच्चे आकर फॉरेस्ट को परेशान करते हैं और उसे पत्थर मारते हैं। फॉरेस्ट गिर जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। जेनी फॉरेस्ट से भाग जाने को कहती है। फॉरेस्ट भागना शुरू करता है। वो बच्चे फॉरेस्ट का पीछा करते हैं। भागते भागते फॉरेस्ट के सपोर्टर्स टूट जाते हैं और फॉरेस्ट काफी तेज भागने लगता है। वो बच्चे फॉरेस्ट को नहीं पकड़ पाते और फॉरेस्ट वहां से भाग जाता है। फॉरेस्ट कहता है कि अब उसे कहीं भी जाना होता था तो वहां पर वह भाग कर ही जाता था। फॉरेस्ट भागकर जेनी के घर पहुंचता है। अब फॉरेस्ट बताता है कि जेनी हमेशा अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और उसके पिता उसके और उसकी बहनों के साथ गलत हरकत करते थे। जेनी फॉरेस्ट को लेकर खेत की तरफ भागती है और दोनों वहां बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं। फॉरेस्ट कहता है कि जेनी की प्रार्थना असर करती है और उसे पुलिस उसकी नानी के घर रहने के लिए भेज देती है। फॉरेस्ट इस बात से काफी खुश था क्योंकि उसकी नानी का घर फॉरेस्ट के घर से काफी नजदीक था। जेनी कभी कभी चुपके से फॉरेस्ट के घर आ जाया करती थी क्योंकि उसे किसी चीज का डर था। फॉरेस्ट और जेनी स्कूल खत्म होने तक बेस्ट फ्रेंड्स थे और उस वक्त तक भी फॉरेस्ट शरारती लड़कों से बचने के लिए भागता रहता था। फॉरेस्ट कहता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए भाग रहा था, जिससे उसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। तभी दिखाते हैं कि फॉरेस्ट उन बच्चों से बचने के लिए भाग रहा था और भागते भागते वो कॉलेज के रग्बी टूर्नामेंट के बीच पहुंच जाता है। फॉरेस्ट को इतना तेज भागता देख टीचर्स और कोच इंप्रेस हो जाते हैं और फॉरेस्ट को उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फॉरेस्ट जिस महिला को अपनी स्टोरी सुना रहा था उसकी बस आ जाती है और वह चली जाती है और एक दूसरी महिला वहां आकर बैठ जाती है। फॉरेस्ट उसके आगे की स्टोरी उस महिला को सुनाने लगता है, जहां फॉरेस्ट उससे बताता है कि जेनी को उस कॉलेज में एडमिशन मिला था जहां केवल लड़कियां ही पढ़ती थीं, पर कभी कभी फॉरेस्ट उससे मिलने चला जाता था। फॉरेस्ट बारिश में भीगता हुआ जेनी से मिलने पहुंचता है। फॉरेस्ट देखता है कि जेनी किसी लड़के के साथ वहां आती है और कार में बैठकर उस लड़के को किस करती रहती है। फॉरेस्ट समझता है कि वो लड़का जेनी को परेशान कर रहा है और वो जाकर उस लड़के को मारने लगता है, जिससे नाराज होकर वो लड़का वहां से चला जाता है। जेनी चुपचाप फॉरेस्ट को लेकर अपने कमरे में आ जाती है, जहां वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। अगले सीन में फॉरेस्ट को रग्बी खेलता हुआ दिखाते हैं। फॉरेस्ट अच्छा खिलाड़ी था, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन ऑल अमेरिकन टीम में हो जाता है और इसकी वजह से उसे अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलता है।
सिलेक्शन के 5 साल बाद उसे कॉलेज पास आउट डिग्री मिल जाती है। वहीं पर उसे अमेरिकन आर्मी में भर्ती होने का सुझाव मिलता है। अगले सीन में फॉरेस्ट को आर्मी बस में चढ़ता हुआ दिखाते हैं। फॉरेस्ट आर्मी में भर्ती हो चुका होता है। उस बस में भी फॉरेस्ट को कोई बैठने की जगह नहीं देता, मगर उसी बस में फॉरेस्ट की मुलाकात बेंजामिन से होती है। बेंजामिन का खानदानी व्यापार झींगा मछली पकड़ने का होता है। फॉरेस्ट और बेंजामिन दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में फॉरेस्ट और सभी आर्मी मेंस की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फॉरेस्ट काफी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहा होता है और बेंजामिन हर समय हर पल फॉरेस्ट को झींगा मछली के बारे में बताता रहता है। मगर रोज रात को फॉरेस्ट को अकेलापन महसूस होता था। उसे उसकी माँ और जेनी की बहुत याद आती थी। एक दिन फॉरेस्ट के एक साथी ने फॉरेस्ट को एक मैगजीन दी जिसमें लड़कियों की तस्वीरें थीं। फॉरेस्ट उसमें जेनी की तस्वीर देखता है जो एक क्लब में सिंगिंग करती थी। फॉरेस्ट ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि जेनी का बचपन से ही सिंगर बनने का सपना था। फॉरेस्ट जेनी का शो देखने जाता है जहां कुछ लोग जेनी को छेड़ते हैं। फॉरेस्ट जेनी को बचाने की कोशिश करता है पर जेनी नाराज होकर वहां से चली जाती है। फॉरेस्ट उसके पीछे जाता है। जेनी कहती है कि यह उसका काम है और वो हर वक्त उसे नहीं बचा सकता है। फॉरेस्ट जेनी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। जेनी फॉरेस्ट से कहती है कि उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता और वो उसे प्यार नहीं कर सकता। जेनी फॉरेस्ट से दूर रहने को कहती है। फॉरेस्ट जेनी को बाय बोलता है और बताता है कि उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हो गई है और वो जा रहा है। जेनी फॉरेस्ट से कहती है कि कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसना तो बहादुर मत बनना, बस वहां से भाग जाना। और इस तरह जेनी फॉरेस्ट की जिंदगी से चली जाती है। अब अगले सीन में फॉरेस्ट और बेंजामिन वियतनाम कैंप में पहुंच जाते हैं। वहां वो लेफ्टिनेंट डैन से मिलते हैं। लेफ्टिनेंट उन्हें कैंप के सारे नियम और वहां जिंदा रहने की सारी जरूरी बातें समझा देता है और फिर वो अपने मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। सारा दिन वो बस वियतनाम के खेतों और जंगलों में घूमा करते थे। फॉरेस्ट जेनी को कई सारे खत लिखा करता था। कई मौसम आते जाते रहे। भारी बारिश में भी वो जंगलों में भटकते रहे, लेकिन एक दिन अचानक बारिश रुक जाती है और फॉरेस्ट के काफिले पर आतंकी हमला हो जाता है जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट उन्हें वहां से पीछे हटने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फॉरेस्ट तेजी से भागता हुआ वापस जा रहा होता है। उसे जेनी की बात याद आ जाती है कि उसे बस भागना है। भागते भागते फॉरेस्ट देखता है कि वो सबसे आगे निकल आया है। तभी उसे बेंजामिन का ख्याल आता है और फॉरेस्ट उसे ढूंढने वापस जाता है। मगर फॉरेस्ट को बेंजामिन के बदले दूसरा घायल सैनिक मिलता है जिसे बचाकर वो वापस लाता है और दोबारा बेंजामिन को लेने जाता है। जितनी बार वो बेंजामिन को ढूंढने जाता है उसे कोई न कोई दूसरा सैनिक मिल जाता है। जब लेफ्टिनेंट को बचाकर फॉरेस्ट बाहर आता है और दोबारा बेंजामिन को लेने के लिए जाता है तो लेफ्टिनेंट उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ एयर स्ट्राइक होने वाली है। फिर भी फॉरेस्ट बेंजामिन को लेने जाता है। इस बार उसे बेंजामिन मिल जाता है जो काफी घायल होता है। फॉरेस्ट उसे लेकर वापस आ रहा होता है, तभी अमेरिकन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर देती है। फॉरेस्ट बेंजामिन को बचाकर बाहर लाता है, लेकिन बेंजामिन की जान नहीं बचा पाता। अगले सीन में दिखाते हैं कि फॉरेस्ट जिस दूसरी महिला को स्टोरी सुना रहा होता है वो भी जा चुकी होती है और उसकी जगह पर एक आदमी फॉरेस्ट की कहानी सुन रहा होता है। फॉरेस्ट उससे बताता है कि उस जंग में उसके पिछवाड़े में गोली लगी थी और हॉस्पिटल में उसके बगल वाले बेड पर लेफ्टिनेंट डैन थे जिनके दोनों पैर कट चुके थे। एक बार फॉरेस्ट अपने साथियों के साथ बैठा था, तभी उसका एक साथी उसे पिंग पोंग खेलना सिखा देता है और फॉरेस्ट इस गेम को काफी पसंद करने लगता है। वो हर वक्त पिंग पोंग खेलता रहता था और धीरे धीरे वो इस गेम में एक्सपर्ट होने लगता है। एक रात लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट को उसे बचाने के लिए कोस रहा होता है। डैन का मानना था कि उसे जंग में मर जाना चाहिए था। डैन फॉरेस्ट पर अटैक करता है पर फॉरेस्ट उससे कहता है कि वो हमेशा लेफ्टिनेंट डैन ही रहेगा, चाहे उसके पैर हो या नहीं। अगली सुबह फॉरेस्ट पिंग पोंग खेल रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसे मेडल ऑफ ऑनर मिला है। ये बात बताने के लिए वो भागता हुआ डैन के पास जाता है। उसे पता चलता है कि डैन को उसके घर भेज दिया गया है। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद फॉरेस्ट भी वियतनाम छोड़ देता है। मेडल ऑफ ऑनर मिलने के बाद फॉरेस्ट यूं ही शहर घूमने के लिए निकल जाता है, जहां अचानक उसे वियतनाम वार के बारे में बोलने को कहा जाता है। फॉरेस्ट बोलना शुरू ही करता है कि तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर माइक के सभी तार निकाल देता है और वहां खड़ी हजारों की भीड़ कुछ भी नहीं सुन पाती। जब तक माइक ठीक होता है तब तक फॉरेस्ट अपनी बात बोल चुका होता है। तभी फॉरेस्ट देखता है कि जेनी भागती हुई उसकी तरफ आ रही है। फॉरेस्ट भागकर जेनी को गले लगा लेता है। अब फॉरेस्ट को लगता है कि जेनी उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ गई है। जेनी फॉरेस्ट को लेके ऐसी जगह जाती है जहां कुछ ब्लैक लोगों का संगठन अमेरिकन गवर्नमेंट से अपने अधिकारों की मांग करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा होता है। वहां पर जेनी का एक फ्रेंड होता है। जेनी और वो एक साथ रहते थे,
किसी बात पर वो व्यक्ति जेनी को थप्पड़ मार देता है। इस वजह से फॉरेस्ट उस आदमी को बहुत मारता है और इस वजह से उन्हें वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। जेनी और फॉरेस्ट पूरी रात सड़क पर घूमते हुए बातें करते रहे, पर सुबह होते ही जेनी वापस जाने लगी। फॉरेस्ट उसे रोकना चाहता था पर जेनी नहीं रुकी। फॉरेस्ट ने अपना मेडल ऑफ ऑनर जेनी को दे दिया और जेनी उसी व्यक्ति के साथ दोबारा चली गई और एक बार फिर जेनी और फॉरेस्ट अलग हो गए। अगले सीन में दिखाते हैं कि फॉरेस्ट फिर से पिंग पोंग खेल रहा होता है। वो इतना अच्छा पिंग पोंग खेलने लगता है कि उसे सेना की स्पेशल सर्विस में रखा जाता है। वो पिंग पोंग चैंपियनशिप के लिए चाइना जाता है और वापस आने पर वो फेमस हो चुका होता है। वापस आकर फॉरेस्ट की मुलाकात लेफ्टिनेंट डैन से होती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट से बताता है कि उस जंग में उसका दोस्त बेंजामिन मारा गया था। उसने बेंजामिन से वादा किया था कि जंग के बाद वो दोनों झींगे पकड़ने के लिए बोट खरीदेंगे। फॉरेस्ट डैन से कहता है कि पैसे आते ही वो एक बोट खरीदेगा। इस बात पर डैन फॉरेस्ट पर हंसता है। अगले सीन में दोबारा गम्प को पिंग पोंग खेलता हुआ दिखाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसकी अमेरिकन आर्मी में सेवाएं पूरी हो चुकी हैं। फॉरेस्ट घर वापस आ जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर पर कई सारे लोग उसकी माँ से मिलने आते थे, जो चाहते थे कि फॉरेस्ट उनके पिंग पोंग बैट से खेले और इसके लिए काफी सारे डॉलर्स भी ऑफर करते थे और फॉरेस्ट ने अपनी माँ के कहने पर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिए। अगले सीन में पैसे मिलते ही फॉरेस्ट अपने वादे के मुताबिक बेंजामिन के घर पहुंच जाता है। वो बेंजामिन की कब्र पर जाता है और उसे बताता है कि वो वादे के मुताबिक एक बोट खरीद रहा है। बोट खरीदकर फॉरेस्ट झींगे पकड़ने जाता है, पर उस दिन उसे बस 5 झींगे ही मिलते हैं। फॉरेस्ट अपनी बोट का नाम जेनी रखता है। वो समुद्र में सफर करते वक्त जेनी को हमेशा याद करता था। दूसरी तरफ जेनी को दिखाते हैं जो गलत संगत में पड़कर ड्रग्स लेने लगी थी। अगले सीन में फॉरेस्ट अपनी बोट पर होता है। वो दूर से देखता है तो उसे लेफ्टिनेंट डैन दिखाई पड़ता है, जो उसकी बोट पर उसका असिस्टेंट बनने आया था। फॉरेस्ट उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों मिलकर झींगे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, पर इस बार भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। एक रोज डैन फॉरेस्ट से कहता है कि कहाँ है तुम्हारा ऊपर वाला, क्या वो कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा। और उसी समय एक भयानक तूफान आ जाता है। फॉरेस्ट डरा हुआ होता है, पर डैन पूरी तरह से पगला गया था। वह ईश्वर को चुनौती दे रहा था कि वो तूफान उसकी बोट को डुबा कर दिखाए। अगली सुबह दिखाते हैं कि तूफान से शहर भर में काफी नुकसान हुआ है। सभी बोट तहस नहस हो गई हैं और झींगे का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। इस तूफान में बस फॉरेस्ट की ही बोट बच पाई थी, जो अकेले ही झींगे पकड़ने के कारोबार में लगी थी। फॉरेस्ट और डैन को मानो झींगों का भंडार मिल गया था। अगले सीन में फॉरेस्ट उस इंसान को बता रहा होता है कि केवल हमारी बोट ही बची थी जो झींगे पकड़ रही थी, इसलिए बाबा गम्प के झींगे लोगों को मिलने लगे। दोस्तों, बेंजामिन का निकनेम बाबा था। तभी वो आदमी गम्प को टोंकते हुए कहता है कि तुम क्या ये कहना चाहते हो कि तुम ही बाबा गम्प कॉरपोरेशन के मालिक हो। इस बात का फॉरेस्ट हाँ में जवाब देता है। तब वो व्यक्ति फॉरेस्ट का मजाक उड़ाते हुए वहां से उठकर चला जाता है। वहां बैठी महिला को फॉरेस्ट अपनी और डैन की मैगजीन में छपी फोटो दिखाता है। तभी दिखाते हैं कि डैन फॉरेस्ट को उसकी जान बचाने के लिए पहली बार थैंक्स बोलता है और समुद्र में जाकर तैरने लगता है। अगले सीन में फॉरेस्ट के लिए एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वह भागता हुआ घर पहुंचता है और अपनी माँ से जाकर मिलता है। फॉरेस्ट को पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है और कुछ दिन बाद उसकी माँ मर जाती है। अब फॉरेस्ट आगे बताता है कि चूंकि वो फेमस था, इसलिए ग्रीनबो अल्बामा की सरकार ने उसे नौकरी दिला दी और इस वजह से उसने डैन के लिए काम करना बंद कर दिया। मगर डैन ने उसके पैसों को एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे गम्प को पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अब गम्प के पास जरूरत से ज्यादा पैसे थे, इसलिए उसने काफी सारे पैसे चर्च को दे दिए और उससे भी ज्यादा हॉस्पिटल को। पर हर रोज जब सारी काम खत्म हो जाते थे, तब गम्प को जेनी की बहुत याद आती थी और एक रोज जेनी लौट आई। वो लोग फिर से उसी तरह घूमने लगे और बातें करने लगे, पर गम्प को समझ में नहीं आ रहा था कि जेनी वापस क्यों आई थी। पर अब इस बात से गम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता था। गम्प जेनी के लिए फूल लाता। जेनी ने भी गम्प को उसके फेवरेट शूज गिफ्ट किए थे। दोनों साथ रहने लगे और पहली बार जेनी और गम्प ने संबंध बनाए। पर एक सुबह जब गम्प सो रहा था, तब जेनी एक बार फिर गम्प को छोड़कर चुपचाप चली गई और गम्प दोबारा अकेला हो गया। एक रोज जब गम्प जेनी के दिए हुए शूज पहनकर बैठा था, तो यूं ही उसका मन दौड़ने का हुआ। वह पहले कुछ दूर दौड़ा, फिर उसका मन और दौड़ने का किया, तो वह थोड़ा और दौड़ा। फिर उसने सोचा क्यों ना अल्बामा शहर को ही दौड़कर पार कर लूं, तो उसने वो भी कर लिया। गम्प दौड़ता रहा और दौड़ता ही रहा। वह एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ लगाने लगा। खेतों से गुजरता हुआ बस वो दौड़ता रहा। उसे अपनी माँ, बाबा और डैन की याद आती थी, पर सबसे ज्यादा उसे जेनी की याद आती थी। 2 साल से ऊपर हो गए थे और गम्प पूरे अमेरिका में दौड़े जा रहा था। बस वो सोने के लिए रुकता था। धीरे धीरे लोग गम्प के साथ जुड़ते गए और काफिला बनता गया।
जेनी ने भी ये खबर टीवी पर देखी और उसे भी यकीन नहीं हुआ। 3 साल 2 महीने 14 दिन और 16 घंटे दौड़ने के बाद गंप रुक जाता है और वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। जब गंप घर पहुंचता है तो उसे जेनी का एक लेटर मिलता है कि वो उससे मिलने के लिए सवाना आ सकता है, और तभी दिखाते हैं कि गंप उस महिला को बता रहा होता है कि वो जेनी से मिलने यहाँ आया है। पता देखकर महिला उससे कहती है कि यह जगह सड़क के उस तरफ थोड़ी ही दूर पर है। इतना सुनते ही गंप अपना सामान लेकर रोड क्रॉस करने लगता है, और जब वो जेनी के घर पहुंचता है तब जेनी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी वहां एक बच्चा आता है जिसका नाम जेनी ने फॉरेस्ट रखा था। जेनी गंप को बताती है कि वो बच्चा गंप का है। जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि वो किसी वायरस की चपेट में आ गई है और डॉक्टर भी इस वायरस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। जेनी फॉरेस्ट से उससे शादी करने के लिए पूछती है और अलाबामा आकर दोनों शादी कर लेते हैं। डैन भी अपनी मंगेतर के साथ वहां आता है और उसने भी अपने नए पैर लगवा लिए होते हैं। सीन कट होता है और एक रोज जेनी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। फॉरेस्ट जेनी की कब्र पर जाकर उससे बात कर रहा होता है। वो लिटिल फॉरेस्ट के बारे में जेनी को बताता है कि वो कितना होशियार है। गंप कहता है कि माँ कहती थी कि मौत जिंदगी का ही एक हिस्सा है, पर काश ऐसा ना होता, क्योंकि जेनी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। गंप लिटिल फॉरेस्ट का लिखा हुआ एक खत जेनी की कब्र पर रखकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में गंप अपने बेटे को स्कूल बस पर बैठाने आया था, जैसे कभी उसकी माँ उसे बैठाने आई थी। स्कूल बस के जाते ही गंप वहीं बैठ जाता है और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।